हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे सुपरपोजिशन थ्योरम या अध्यारोपण प्रमेय। नेटवर्क थ्योरम के अंडर में हमने ये शुरू किया था, है ना। नेटवर्क थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम हम लोगों ने शुरू की थी और उसका नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, स्टेटमेंट में बता चुकी थी आपका, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बता चुकी थी। ठीक है, तो एक बार और आपको जो है थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। आज पूरा करेंगे इसको कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो एक्चुअली कहती क्या है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कुछ आपके वो रूल्स भी आएंगे जो आपने पहले पढ़े हैं पर आप उनको भूल गए हो। ठीक है, तो हम जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि अगर किसी परिपथ में दो या दो से ज़्यादा सोर्सेज जुड़े हुए हों तो किसी भी एक एलिमेंट से करंट जो फ्लो होगा वो इक्वल होगा उस करंट के जो कि कब प्रवाहित होता है, जो कि तब प्रवाहित होता है जब दोनों में से कोई एक सोर्स सर्किट में कनेक्ट हो। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, ईच एलिमेंट की। तो जैसे मैंने लिया था ये काम किसमें, Z1 एलिमेंट के लिए। ठीक है, आप ऐसे ही ट्राई कर सकते हो फॉर Z2 एलिमेंट एंड फॉर Z3 एलिमेंट। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि Z1 एलिमेंट जो है उसमें दोनों सोर्स कनेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेप में दोनों ही सोर्स कनेक्ट है। तो हमने देख लिया था कि किरचॉफ की जो हमने वोल्टेज लॉ लगाया उससे मेरे को दो इक्वेशन मिल गई थी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। दो अलग अलग इक्वेशन आप लोगों को मिल गई थी। ठीक है, अब कैसे मिली ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेप सेकंड में। अच्छा, स्टेप सेकंड में नहीं, अभी हम क्या करेंगे, करंट भी तो निकालेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। फिर हम निकालेंगे कि अच्छा Z1 एलिमेंट से करंट फ्लो कितना हो रहा है, I1 फ्लो हो रहा है, तो मुझे ये चाहिए I1। ठीक है, तो मैं I1 कैसे निकालूंगी, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालूंगी। ठीक है, देखो ज़रा कैसे सॉल्व करेंगे, पता ही है आपको वैसे भी कैसे सॉल्व करोगे, बता देती हूँ। I1 Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3 इज इक्वल्स टू E1 है पहली इक्वेशन। दूसरी है I2 नहीं, I1 वाली लिखो पहले, I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चाहिए, I1 चाहिए, तो I2 वाली टर्म को काटना पड़ेगा। I2 वाली टर्म तब कटेगी जब दोनों इक्वल तो आए। तो इस इक्वेशन को तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, Z2 प्लस Z3 से करूँ, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँ, पूरी को करेंगे, इधर भी और इधर भी। किससे मल्टीप्लाई करूँ, Z3 से। अरे भाई, जब भी आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपको जो वैल्यू चाहिए उसके दूसरी वाली को आपको काटना पड़ता है ना। और काटने के लिए दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी तो मैं नेगेटिव साइन लगाऊंगी। तो इसको किससे करेंगे, इसके कोफिशिएंट से, और इसको किससे करेंगे, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। ऐसे तो करते हो आप, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ये चीज़ तो। ठीक है, अब घटा दो ऊपर वाली में से नीचे वाली, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगी ना, ये से मल्टीप्लाई होकर दोनों इक्वल हो जाएंगी तो कैंसिल हो जाएगी। आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा लेना। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, उससे ये कट गए, और ये इससे भी होगा और इससे भी होगा। समझ में आ गया, बच क्या गया आपके पास, बच गया I1, है ना। अंदर क्या बच गया, इन दोनों में से I1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया Z1 प्लस Z3, और एक ये मल्टीप्लाई करोगे इससे Z2 प्लस Z3 और माइनस Z3 स्क्वायर, यही बचेगा। और इधर क्या बचेगा, E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3। तो यहाँ से मेरे पास I1 की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, ज़रा देखो तो। ये जो है उसके नीचे ये सारा ले आओ, है कि नहीं, तो कितना आ जाएगा, E1 Z2 प्लस Z3, और एलसीएम भी तोड़ दो नीचे ले जा करके यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा, Z, अच्छा मल्टीप्लाई, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, मैं भी एक ही स्टेप में सब कुछ करना चाह रही हूँ। Z2 प्लस Z3, हालांकि अब आप स्टेज पे आ गए हो, आपको करनी चाहिए कुछ कैलकुलेशन, मुँह जबानी भी करनी चाहिए, क्योंकि हर स्टेप करते जाओगे तो वो काफ़ी क्रिटिकल डेरिवेशन हो जाता है। तो कोशिश करो कुछ जो है कैलकुलेशन मन में भी करते चलो, यही आएगा। मैं पूरे को नीचे ले आई और मैंने एलसीएम तोड़ दिया। ठीक है, I1 इज इक्वल टू कितना आ गया, ज़रा देखो, इसको मल्टीप्लाई और कर लो, आपको दिख रहा है यहाँ पे Z3 स्क्वायर है। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे प्लस का Z3 स्क्वायर आएगा, जो माइनस के Z3 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, मन में करनी है कैलकुलेशन। देखो Z1 को Z2 से करेंगे तो Z1 Z2 आएगा, एक क्या आएगा, Z1 को Z3 से करोगे Z1 Z3 आएगा, और एक आएगा Z3 Z2, Z3 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, यही बचेगा। इधर देखो ज़रा, E2 Z3, इधर भी कट जाएगा भाई, ये चीज़ तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये भी Z3 स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे भी क्या बचेगा, प्लस आएगा माइनस आएगा,
हाँ ठीक है, ठीक है, क्या आएगा E2, हाँ ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है। ठीक है, इधर से क्या बचेगा आपका Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, है ना भाई, और प्लस Z3 Z2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, I1। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 3। ये I1 है क्या, ये I1 जो है ना, ये इस Z1 एलिमेंट में फ्लो होने वाला करंट है जबकि दोनों सोर्सेज कनेक्ट हैं। समझ में आ गई, मतलब सर्किट में जब दोनों सोर्स कनेक्ट हैं तब Z1 में फ्लो होने वाला करंट I1 है। ये यूँ कहना चाह रहा है आप, अब आपको सिद्ध क्या करना है, आपको ये सिद्ध करना है कि जब, अब मैं क्या करूँगी, स्टेप सेकंड में E2 को हटा दूंगी। समझ में आ गई, दोनों में से एक बैटरी को हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी, पहले स्टेप में E2 को हटा दूंगी। E2 को जब हटाऊंगी तो केवल E1 कनेक्ट होगी, तो देखूंगी इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमने मान लिया था कि सपोज करो I1 डैश फ्लो हो रहा है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में E1 को हटा देंगे, केवल E2 कनेक्ट करेंगे, तो जो करंट फ्लो होगा वो I1 डबल डैश होगा। तो ये जो I1 है ना, जो अभी हमने निकाला इक्वेशन 3 में, ये बराबर होना चाहिए इस I1 डैश के और I1 डबल डैश के सम के, तब तो हमारी सुपर पोजिशन थ्योरम क्या हो जाएगी से। तो ये सुपर इम्पोज करना हो गया ना, कि जब दोनों कनेक्ट थे और जब दोनों में से एक कनेक्ट था तो उनका जो सम है वो उसके बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, आप थोड़ा थोड़ा नहीं, अब तो क्लियर होने लगी होंगी आपको। अब तो शीशा साफ कर दिया मैंने, ठीक है भाई, चलो करते रहो, क्योंकि थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इनको आप ऐसे मत लेना कि इनको कोई बात नहीं समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, छोड़ दिया, पार ही नहीं पड़ेगी। फर्स्ट यूनिट में एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर थ्योरम नहीं पढ़ के गई तो। समझ में आ गई, चलो स्टेप सेकंड, फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे कि हम E2 को हटा देते हैं, E2 को हटाकर किससे प्रतिस्थापित करेंगे, रिप्लेस्ड बाय इट्स इंटरनल इम्पीडेंस, उसको रिप्लेस कर देंगे उसके इंटरनल इम्पीडेंस से। ठीक है, देखो तो ज़रा, तो स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, ये जो हमारा डायग्राम है इसको ध्यान से देखो, E2 को हटा रही हूँ, ये लो बैटरी कनेक्ट रहेगी, रेजिस्टेंस पहला भी, ये भी और ये भी कनेक्ट रहेगा, बस ये आपको बैटरी को हटाना है। इंटरनल इम्पीडेंस है, मैंने मतलब एक वायर कनेक्ट कर दिया, सीधा हो गया इंटरनल इम्पीडेंस, और कोई नई चीज़ थोड़ी है। E1 Z1 Z2 Z3, सही है। और अब मैंने मान लिया कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो कितना हो रहा है, I1 डैश, कितना फ्लो हो रहा है, I1 डैश, किसकी वजह से भाई, एक ही बैटरी कनेक्ट है तो इस बैटरी से सबसे पहला करंट इसी में जाएगा, इस रेजिस्टेंस में। अब मेरे को मतलब नहीं है इनमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, मेरे को इससे मतलब है, मुझे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है मुझे I1 डैश की। समझ में आ गई बात, कैसे निकालेंगे, देखो अब इसमें किरचॉफ का नियम लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे निकाल, आप पहले तो ये देखो कि कौन कौन से रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन कौन से पैरेलल में आपको दिख रहे होंगे। मैंने आपको बताई थी एक बात कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनमें करंट तो इक्वल फ्लो होता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है हर रेजिस्टेंस पे। लेकिन जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनमें जो करंट है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन जो उनमें वोल्टेज है वो आपकी क्या होती है, इक्वल होती है। समझ में आ गई, तो यहाँ पे देखो ये I1 डैश करंट जब आगे बढ़ेगा तो कुछ करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा और कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा इस जंक्शन पे आके, है कि नहीं। तो यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों में फ्लो होने वाला करंट अलग अलग होगा, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे होंगे, पैरेलल में। अब दिखने में ये दोनों कैसे दिख रहे होंगे आपको, सीरीज़ में, है ना, लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये सीरीज़ में नहीं है, क्योंकि इस पैरेलल में वो होते हैं जिनका जो एक कॉर्नर एक जगह पर और दूसरा दूसरी जगह पर, देखो ना ये दोनों एक दूसरे से तो कनेक्ट है आपस में, तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। और इन दोनों का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो इसके साथ कैसे होगा, सीरीज़ में होगा, मतलब इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो इसके कैसे होगा, श्रेणी क्रम में। समझ में आ गई बात आपको। अब आपको क्या चाहिए, I1 डैश, तो कैसे निकालोगे, तो हम लिखेंगे I1 डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, I1 क्या होगी, वोल्टेज अपॉन, वोल्टेज कितनी है E1, और नीचे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ZEQ, इक्विवेलेंट मतलब पूरा देख लोगे कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, उसके बराबर होगी। अब आपको पता तो चल ही गया, कैसे निकालोगे, Z2 Z3 तो कैसे है, पैरेलल में, और उनका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज में, तो देखो तो ज़रा इतना नहीं हो जाएगा क्या, ये क्या है, Z2 Z3 का
पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इम्पीडेंस ऐसे तो निकालते हो, जब दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट निकलता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। जब इसे सॉल्व करते हो तो r इज इक्वल टू निकल करके आता है r1 r2/r1 प्लस r2। ऐसे तो निकालते हो नहीं, ऐसे तो निकालते हैं अपन, ठीक है। तो ये आपके पास क्या निकल करके आ गया, ये आपके पास निकल करके आ गया यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन Z2 Z3 का। फिर वो जो है वो किसके साथ सीरीज़ में है, इसके साथ Z1 के साथ। जब सीरीज़ में होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 करके निकलता है। तो R1 तो हो गया Z1 और इन दोनों का इक्विवेलेंट हो गया R2, बोली इसके साथ सब में लिख दिया। समझ में आ रही बात आपको, कंसेप्ट क्लियर कर दो। चलो कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हैंड टू हैंड पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके कह देना, ताकि मैं उसको नेक्स्ट उसमें जो है वो बता दूँ कि भाई कहाँ कमी रह गई, जो है आपको कहाँ समझ में नहीं आया तो उसको मैं थोड़ा सा दोबारा से बता दूँगी, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ना मत, हैंड टू हैंड क्लियर कर लेना जो भी आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4। तो मेरे को I1 डैश तो पता चल गई कि इस Z1 में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, जबकि मैंने E2 बैटरी को हटा दिया और केवल किसको कनेक्ट रखा है, E1 को। समझ में आ गई। अब हम ये देखेंगे कि जब मैं दूसरी बैटरी को हटा दूं और दूसरी को लगा के रखूं और पहली को हटा दूं तो कितना करंट फ्लो होगा, वो आप ध्यान से देखें। स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, जो हमारा शुरू वाला सर्किट था ना ये वाला, उसमें से आप E1 को हटा दीजिए, E2 को रखो हमेशा, ठीक है। E2 को आप रखो तो इसमें आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस तो अपनी जगह पर ही रहेंगे सारे, ठीक है। ये लो, सही है। ये कनेक्ट है आपका E2, Z1 कनेक्टेड है, Z2 Z3 कनेक्टेड है। समझ में आ गई। आपको किस में से करंट चाहिए, आपको चाहिए कि इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आ गई। अब यहाँ से कुछ करंट आएगा, उसमें से फिर क्या होगा, यहाँ पे वो करंट जो होगा ना इस जंक्शन पे, वो कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा, ऐसे ही तो होगा। तो मैंने ये मान लिया कि यहाँ पे जैसे दूसरा स्टेप जो था उस टाइम में इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, I1 डैश फ्लो हो रहा था। मैंने मान लिया कि अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, अब इसमें फ्लो हो रहा है I1 डबल डैश। मुझे नहीं पता इधर से कितना आया, लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना कहा, यहाँ से जितना भी आएगा वो कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, कुछ यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मुझे इन दोनों में कितना करंट फ्लो होगा उससे मेरे को मतलब नहीं है, हालांकि निकालना पड़ेगा, हम लोगों को निकाल लेंगे, लेकिन इसमें कितना करंट फ्लो होगा वो हमने मान लिया कि वो I1 डबल डैश है, वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। समझ में आ गए। तो मैंने चलो अब मैं I1 डबल डैश निकालूंगी। अब देखो पिछला में और इसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पर तो ये जो I1 डैश था ना वो सीधे ही सोर्स से आने वाला करंट था, तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। लेकिन अब की बार जो I1 डबल डैश करंट है वो आपका सीधा सोर्स से आने वाला करंट नहीं है, बल्कि वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। ये तो मेन करंट था, I1 डैश तो मेन करंट था, लेकिन यहाँ पर I1 डबल डैश मेन ना हो करके डिस्ट्रीब्यूटेड करंट है। तो कैसे निकालोगे, पहले आपको चाहिए रहेगा उसके लिए कि इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है और इसमें कितना फ्लो हो रहा है, फिर हम इसमें निकाल सकते हैं कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा। समझ में आ गई बात। और वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आप मेरे को मैथ के एक क्वेश्चन का जवाब दो। सपोज करो राम है एक बंदा और एक है श्याम, ठीक है। राम के पास है मतलब टोटल रुपए जो हैं दोनों बंदों के पास वो है 1800 रुपये, ठीक है। इसका रेशो है 2 और इसका रेशो है 3। राम का रेशो है 2 का और श्याम का रेशो है 3 का। आपसे कोई यूँ कहे कि बताओ राम को कितने रुपए मिलेंगे और श्याम को कितने मिलेंगे, जबकि टोटल रुपए 1800 हैं, इनको बांटना है अपन को इसमें और इसमें। तो आप कैसे करते हो, तो आप ऐसे करते हो, राम का रेशो डिवाइडेड बाय टोटल रेशो, ऐसे तो करते हो, 5 करते हो और मल्टीप्लाई करते हो इससे जो भी आपको क्वांटिटी दे रखी होती है, फिर आप इससे कैलकुलेट कर लोगे राम के कितने पैसे होंगे। फिर आप अगर आपसे शाम का पूछा जाए तो आप क्या करोगे, 3 उसका रेशो लोगे डिवाइडेड बाय टोटल रेशो और मल्टीप्लाई कर दोगे जितना भी अमाउंट है दोनों के पास टोटल वाला, तो उससे आपके पास शाम के पैसे आ जाएंगे। तो राम के भी आ जाएंगे, शाम के भी आ जाएंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ भी है। आपको चाहिए कि ये Z1 कितना होगा, Z1 में कितना करना, भाई देखो Z1 Z3 तो पैरेलल में है ना,
ये बात तो मानोगे आप। Z1 Z3 दोनों कैसे हैं, पैरेलल में है, ठीक है। तो पैरेलल में तो हमें ये निकालना है कि Z1 में कितना करंट निकलेगा, हमें Z3 से मतलब नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, Z1 के रेशो में Z1 का जो भी रेशो होगा, ठीक है, उसमें मैं डिवाइड कर दूँगी Z1 और Z3 का रेशो, ठीक है। तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दूँगी टोटल करंट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Z1 में फ्लो होने वाला करंट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई, दोबारा बोल रही हूँ। क्या करेंगे, Z1 का जो भी आपका रेशो होगा उसमें डिवाइड करेंगे टोटल रेशो से, यानी कि दोनों का टोटल रेशो, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे टोटल करंट, यानी कि इस बैटरी से जो टोटल करंट आ रहा है, मेन करंट है जो, तो उससे मेरे को क्या मिल जाएगा, इसमें फ्लो होने वाला करंट मिल जाएगा। समझ में आ गई। तो अब तो टाइम हो गया है, इसको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू, क्योंकि थ्योरम लंबी है और थ्योरम इतनी लंबी नहीं है, पर बीच बीच में कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, उनके बिना अपन पूरा डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो भले एक चीज़ या थोड़े टाइम ज़्यादा लग जाए, पर कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे और अगली इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड अपन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।